हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत आप लोगों का दिशान्वी स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। अब तक हम लोग फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन ख़त्म कर चुके हैं और मोशन का चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं। अब तक मोशन में हम लोग कुछ टर्म देखे हैं। आज मोशन का कुछ नियम देखेंगे, कुछ क्या मतलब 3 नियम देखेंगे जो कि न्यूटन ने दिया। तो पहला नियम हम लोग देखते हैं कि मोशन का पहला नियम क्या बतलाता है। तो मोशन का पहला नियम के बारे में एक शब्द में जानिए कि यह हम लोगों को बल का परिभाषा देता है। यह हम लोगों को क्या देता है? बल का परिभाषा। यानी कि मोशन का जो पहला नियम है यह हम लोग को क्या देता है? डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि यह इसको हम लोग और क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे जड़त्व का नियम। इसे क्या कहेंगे हम लोग? जड़त्व का नियम भी कहेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जड़त्व का नियम जो दिया था ये न्यूटन ने नहीं दिए थे बल्कि गैलीलियो ने दिए थे। किसने दिया था? गैलीलियो। गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, अब देखते हैं कि पहला नियम होता क्या है। तो पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु चल रहा है, ठीक है, तो वह चलना ही चाहेगा। यानी कि गति में है तो वह गति में ही रहना चाहेगा, और अगर विराम में है तो वह विराम में ही, यानी कि रुका है तो रुका ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बल कार्य ना करे। ठीक है, यानी कि जब तक, जैसे कि साइकिल है वो हम लोग चला रहे हैं, ठीक है, तो साइकिल जो हम लोग चला रहे हैं तो साइकिल, अगर हम लोग गति का पहला नियम देखें तो साइकिल तब तक चलना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल यानी कि उस पर ब्रेक ना लगे। ठीक है, जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर यानी कि ब्रेक ना लगे तब तक वह चलना ही चाहेगा। तो गति का पहला नियम यही बतलाता है कि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगा, और अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा। और इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, जो जिसे गैलीलियो ने दिया था। याद क्या रखना है कि गति का नियम अगर बोले तो न्यूटन, और जड़त्व का नियम बोले तो गैलीलियो। ठीक है, और अगर जड़त्व का माप पूछा जाए कि जड़त्व का माप किससे होता है, तो जड़त्व का माप होता है द्रव्यमान से। जड़त्व का माप किस चीज से होता है? तो द्रव्यमान से होता है माप। यानी कि जिस वस्तु का द्रव्यमान, मास जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा। अब हम लोग देखते हैं गति का दूसरा नियम। ये पहला नियम था, अब देखते हैं दूसरा नियम। तो गति का दूसरा नियम हम लोगों को क्या देता है? गति का दूसरा नियम हम लोगों को देता है बल का माप। क्या देता है? बल का माप। यानी कि बल को F से रिप्रेजेंट करे तो F बराबर ma देता है। ठीक है, इसका कथन भी सुन लीजिए। क्या कहता है कि गति का दूसरा नियम का कथन कहता है कि यदि हम किसी वस्तु में बल लगाएंगे तो उस वस्तु का जो संवेग होगा, क्या होता है संवेग, वो हम लोग बात करेंगे अभी। फिलहाल कथन सुनते हैं कि अगर किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाएंगे तो उस वस्तु का जो संवेग होगा उसमें परिवर्तन होगा। उसमें क्या होगा? परिवर्तन होगा। और वह जो परिवर्तन का दर है, ठीक है, क्या, यानी संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसका दर बल के समानुपाती होगा। यानी जिस रेशियो में हम लोग बल लगाएंगे उसी रेशियो में संवेग में परिवर्तन भी होगा। यानी कि बल को दोगुना करेंगे तो संवेग में परिवर्तन जो हो रहा है वह भी क्या होगा? दोगुना होने वाला है। ठीक है, तो उसको हम लोग लिखते कैसे? F बराबर m। अब संवेग क्या होता है? संवेग एक टर्म आ गया है, मोमेंटम जिसको हम लोग कहते हैं संवेग। संवेग को हम लोग लिखते हैं वेग गुना द्रव्यमान। क्या लिखते हैं हम लोग? वेग गुना द्रव्यमान। संवेग को हम लोग क्या बोलेंगे? वेग गुना द्रव्यमान, यानी कि v गुना m। और संवेग को p से रिप्रेजेंट करेंगे। कुल मिला के क्या हो गया? p बराबर mv हो गया। क्या हो गया? p बराबर mv। ठीक है, और संवेग के बारे में याद रखिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा? इसका SI यूनिट होगा, हाँ क्या है? द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान के लिए क्या होता है? kg, और वेग के लिए क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। kg इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड। और इसका अगर डायमेंशन की बात करें हम लोग तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? kg के लिए हम लोग m का इस्तेमाल करेंगे, m यानी कि मीटर, मीटर के लिए हम लोग l का इस्तेमाल करेंगे, और सेकेंड पर सेकेंड है तो इसीलिए t पर पावर -1। ये हो गया क्या? डायमेंशन। ठीक है, तो संवेग के बारे में 3 चीज़ याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है संवेग? P बराबर mv होता है।
वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन क्या हो गया mlt-1। तो बल गति का दूसरा नियम क्या बतलाता है, हाँ, संवेग में परिवर्तन का जो दर होगा वह बल के समानुपाती होगा, और यह जो परिवर्तन होगा यह उसी दिशा में होगा, ठीक है, जिस दिशा में बल लगेगा। अब थोड़ा समझते हैं संवेग में परिवर्तन की दर कहने क्या मतलब है कि किसी वस्तु पर बल लगा, किसी वस्तु पर क्या लगा, बल, ठीक है। संवेग को हम लोग क्या लिखेंगे, एम भी, ठीक है। तो ये जो बल लगा तो समानुपाती होगा किसके, एम भी माइनस एम यू बटे टी के होगा, बस यही कारण है, ठीक है। यहाँ पे एक की जगह आप लोग क्या लिखिएगा, रखिएगा, ए बराबर क्या होता है भी माइनस यू बटे टी, तो जब ये रखिएगा तो आपको वह मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरा नियम पर, कहाँ पे आते हैं, गति का तीसरा नियम। तो गति का तीसरा नियम क्या बतलाता है, गति का तीसरा नियम हम लोगों को दिशा बतला सकता है, ठीक है, या फिर बल की प्रकृति, दोनों एक ही बात हुई, बल की प्रकृति, गुण, नेचर, ये सब कह सकते हैं, ठीक है। तो यह क्या कहता है, सबसे छोटा नियम है एक लाइन में, ठीक है, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रक्रिया होती है। यानी कि इसको अगर समझे तो यह कह रहा है कि नेचर में कोई भी बल अकेले नहीं रहता बल्कि साथ रहता है, ठीक है, यानी कि जोड़ा के रूप में, कम से कम दो जोड़ा के रूप में रहता है, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को इधर से धक्का, मतलब मान लीजिए उत्तर से दक्षिण की ओर धक्का लगा रहे हैं, तो दक्षिण से भी वह उत्तर की ओर धक्का लगाएगा। अब उसमें अगर विस्थापन हो रही है तो यानी कि हम बल ज़्यादा लगा रहे हैं जिसके कारण विस्थापन हो रही है, ठीक है। तो गति का जो तीसरा नियम है यह कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो नाव पे चढ़ के जब हम लोग किनारे की ओर छलांग लगेंगे तो नाव क्या होगा, बीच की ओर जाने लगता है, बीच में, ठीक है। और क्या होता है, बंदूक चलाते वक्त गोली जब बंदूक से निकलती है तो हमें कंधे की ओर यानी पीछे की ओर झटका लगता है, या फिर रॉकेट को देखें, रॉकेट जब ऊपर जाता है तो पीछे से क्या निकलता है, नीचे से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, मतलब वहाँ आग निकलता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रणोद कहते हैं, ठीक है, उस फोर्स को। तो ये तीनों जगह क्या होता है, गति का तीसरा नियम का इस्तेमाल होता है। तो गति का तीनों नियम हम लोगों ने देख चुका है। हम लोग यहाँ संवेग देखे थे ना, तो संवेग से रिलेटेड एक हम लोग अभी क्या देखेंगे, एक नियम देखेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है, ठीक है, कि कोई दो वस्तु है, ये नियम क्या कहता है कि कोई दो वस्तु है, उन दो वस्तुओं का टोटल संवेग जो होगा वो हमेशा बराबर होगा, हमेशा संरक्षित होगा, ठीक है। कहने क्या मतलब है, कोई दो वस्तु क्या, दो से ज़्यादा वस्तु भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई दो वस्तु है, चल रहा है आराम से, ठीक है, और दोनों में आगे जाके टक्कर हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये ए और बी दो वस्तु हैं, ये U1 ये U2, U1 वेग से और U2 वेग से चल रहा है। आगे कुछ देर जाने के बाद दोनों में टक्कर हुआ, ठीक है, दोनों में क्या हो गया, टक्कर हो गया। अब इसका वेग बदल के क्या हो गया, V1 और V2 हो गया, और दोनों का द्रव्यमान क्या था, M1 M2। द्रव्यमान तो हमेशा सेम रहेगा, याद रखिएगा, द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है, ठीक है, कहीं भी हो द्रव्यमान क्या होगा, सेम होगा। तो अब टकराने से पहले इस टोटल दोनों का, टकराने से पहले इसका टोटल संवेग क्या होगा, M1 U1 प्लस M2 U2 होगा, और टकराने के बाद इन दोनों वस्तुओं का जो कुल संवेग होगा क्या होगा, M1 V1 प्लस M2 V2, यही होगा। तो टकराने से पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का कुल संवेग दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। रॉकेट का जो हम लोग प्रक्षेपण करते हैं, यानी कि अंतरिक्ष में जो हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो उस वक्त जो नीचे से थ्रस्ट निकलता है, ठीक है, तो वहाँ पर इसी चीज़ का इस्तेमाल होता है, संवेग संरक्षण का नियम का। या फिर वो जो हम लोग मतलब गोली चलाते वक्त, जो हम लोग बंदूक चलाते वक्त जो हम लोगों को झटका लगता है, वहाँ पर भी इसी नियम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये हो गया संवेग संरक्षण का नियम। अब हम लोग देखते हैं वृत्तीय पथ पर किसी वस्तु का गति। तो यहाँ पर कोई वस्तु था, ए पर चल गया बी पर, ठीक है।
तो इन दोनों स्थितियों के कारण केंद्र पर एक कोण बनेगा थीटा, बनेगा ना, एक कोण बनेगा थीटा। और इस थीटा को पता है क्या कहते हैं हम लोग, मैथ में तो इसको कोण ही कहेंगे, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में इसे कहते हैं विस्थापन, कोणीय विस्थापन। क्या कहेंगे इसको? कोणीय विस्थापन। ठीक है, इस थीटा को हम लोग क्या कहेंगे? कोणीय विस्थापन। केंद्र से ये त्रिज्या हो गया और ये क्या हो गया? चाप, मतलब चाप हो गया, यानी कि ए से बी तक की दूरी। तो ये कोणीय विस्थापन थीटा जो होता है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एल बाय आर से। किससे डिफाइन करते हैं? एल बाय आर से। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कोणीय विस्थापन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? कोणीय विस्थापन आपको मालूम है, तो इसमें अगर समय से भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को? कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं कोणीय वेग, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बटे टी। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बटे टी। ठीक है, इसके और यहाँ पे त्वरण भी होगा। त्वरण क्या हो जाएगा? ओमेगा में जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन की दर को ही क्या कहेंगे हम लोग? कोणीय त्वरण कहेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कोणीय विस्थापन। मतलब वृत्तीय पथ पर। और वृत्तीय पथ पर क्या होता है कि वेग हमेशा बदलते रहता है। वेलोसिटी जो है हमेशा क्या होता है? वेरिएबल होता है। हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है, वेरिएबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई वस्तु एक समान गति से चल भी रहा है वृत्ताकार पथ पर, तो उसका डायरेक्शन जो है हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है, जिसकी वजह से गति तो समान होती है परंतु उसका वेग जो है वह बदलते रहता है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग और देखें तो एक दो लाइन आप लोगों को याद रखनी है। क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति क्या होता है? प्रक्षेप्य गति क्या होता है? तो हम लोग गाछ, किसी पेड़ से आम या अमरूद तोड़ने के लिए पत्थर उठाते हैं और मारते हैं, या फिर क्रिकेट खेलते हुए, मैच खेलते हुए हम लोग बॉल फेंकते हैं। तो बॉल ऐसा नहीं कि एकदम फ्लैट जाता है, जैसे धोनी का छक्का जो जाता है कोई फ्लैट सिक्स जाता है, यानी पूरा ज़मीन की सतह से समांतर, पैरेलल। पूरा पैरेलल होता नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं उसको फ्लैट सिक्स। और कुछ होता है ऊपर से कुछ इस तरह का रास्ता तय करते हुए, होता है ना। तो इस तरह के अगर कोई वस्तु, इस तरह का कोई वस्तु जो है इस तरह का पथ अगर चलता है, पथ को फॉलो करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो अगर आपको ये जो ऊंचाई है, यहाँ से ये सतह हुआ, इस ऊंचाई को मैक्सिमम प्राप्त करना है, यानी कि आपको ज़्यादा ऊंचा फेंकना है किसी गिट्टी को, किसी वस्तु को, तो आपको जो क्षैतिज से यानी कि धरती के सतह से जो कोण बनाना होगा वो 90 डिग्री कोण बनाना होगा। किस लिए? तो मैक्सिमम ऊंचाई के लिए। किस लिए? मैक्सिमम हाइट के लिए। मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग को कितना कोण बनाना होगा? कितना सतह से, यानी धरती के सतह से कितना कोण बनाना होगा? 90 डिग्री कोण बना के फेंकेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा। और अगर मैक्सिमम डिस्टेंस तक हम लोग को फेंकना है तो वह क्या हो जाएगा? यानी कम ताकत में मैक्सिमम डिस्टेंस जाए तो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री का कोण बना के फेंकेंगे तो कम ताकत में, कम फोर्स में मैक्सिमम डिस्टेंस तय करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? मोशन का बचा हुआ कुछ भाग। ठीक है, गति का पहला नियम, दूसरा और तीसरा, ये मुख्य बातें आप लोगों को याद रखनी है। पहला नियम का अगर एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान में नहीं है तो पहला नियम का एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। गाड़ी जब अचानक से ब्रेक लेती है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं, और अचानक से जब चलती है तो हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा हम लोगों ने प्रचार में भी बहुत सारा देखा है कि नहीं? या फिर रियल लाइफ में भी हम लोग इस चीज़ को अनुभव करते हैं। तो ये हो गया गति का नियम। गति का दूसरा नियम क्या देता है? बल का माप देता है। हाँ, ये चीज़ याद रखना है कि कौन सा नियम हम लोगों को बल का क्या देता है। पहला नियम परिभाषा, दूसरा नियम माप, तीसरा नियम प्रकृति। ठीक है, दिशा ये कह सकते हैं। संवेग क्या हो गया? m × v हो गया। ठीक है, हाँ, इसके अलावा जो है एक और है आवेग। क्या है?
आवेग, इम्पल्स जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पल्स। तो आवेग क्या होता है? आवेग कुछ नहीं होता है, अगर कोई फोर्स, किसी भी खास करके ज़्यादा मात्रा का फोर्स, ठीक है, कोई फोर्स हम लोग बहुत ही कम समय के लिए लगाते हैं तो उसको हम लोग आवेग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई बल्लेबाज जो बॉल को मारता है तो फोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तगड़ा फोर्स होता है, तब ना बॉल बहुत दूर जाता है। 110 मीटर लंबा छक्का, 111 मीटर लंबा छक्का, तो वहाँ पे फोर्स बहुत तगड़ा होता है लेकिन समय बहुत ही कम होता है। तो उस फोर्स को यानी कि उस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? इम्पल्स कहेंगे। इम्पल्स यानी कि आई बराबर क्या हो जाएगा? एफ गुना टी हो जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा? एफ गुना टी, जहाँ आई क्या है? आवेग है। इस आवेग पर कभी सवाल तो मैंने नहीं देखा है, ठीक है, बट फिर भी याद रखिएगा क्या जाता है, एक लाइन तो है कि आवेग क्या होता है कि कोई फोर्स बहुत ही कम समय के लिए किसी वस्तु पर लगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आवेग। और एफ गुना टी करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? इम्पल्स यानी कि आवेग मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और इसे अच्छे से लिख लीजिएगा इसी रूप में। बाकी बात जो भी बुक है आप लोगों के पास, उस बुक को ज़रूर पढ़िए, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। वैसे ये चैप्टर इतना सिंपल है कि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, फिर भी अगर रह जाता है तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।